कैसे हो भाई? सब अच्छे है ना? और मजा भी आ रहा होगा अब तो पढ़ने में। अच्छा, इससे पहले की क्लास में जो मैंने लिया था आपका कि अट नहीं रही कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित, तो उसका मैंने आपको संदर्भ, प्रसंग, उसका भावार्थ यानी अर्थ, व्याख्या और क्या बताया था, काव्यगत सौंदर्य। आज जो शुरू कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या बता रही हूँ आपको, प्रश्नोत्तर, वही हमारा डिस्कशन चलेगा। लेकिन क्योंकि जब मैं शुरू करती हूँ आगे, तो उससे पहले थोड़ा पुनरावृत्ति करा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ, ताकि जो भी आपका पुराना छूटा हुआ हो तो आपको याद आ जाए और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए और आएगा भी। क्योंकि आप लोगों ने जिसने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, सबको अर्थ समझ में आया होगा। जब अर्थ समझ में आया होगा तो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग परफेक्शन से दे पाएंगे, है ना, अच्छे से दे सकेंगे। और जिसने किया होगा, जिसको समझ में आया होगा, तो निश्चित रूप से उसको इंटरेस्ट भी आएगा, क्लास में मजा भी आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी किस्में कि मैंने कविता के बारे में, कविता में सबसे पहले क्या रहता है, काव्य में संदर्भ की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावादी कवि निराला द्वारा रचित किससे ली गई है, अट नहीं रही है शीर्षक से उद्ग्रत है या शीर्षक से ली गई है। कि जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां वो किससे ली गई है, छायावादी कवि निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही है शीर्षक से उद्ग्रत है या ली गई है। अब प्रसंग कि किसका वर्णन किया गया है इस कविता में, किसका है वर्णन, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निराला जी ने फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। सजीव जैसे मैंने बताया था कि जिसको पढ़कर सुनकर हमारे आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो जाए, उभर कर आ जाए, तो वो कहलाता है सजीव। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निराला जी ने क्या किया है, फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। अब आता है हमारा अर्थ, है ना, व्याख्या। तो सब ध्यान से देखेंगे कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि जो फागुन की सुंदरता इतनी विस्तृत, मनमोहक, है ना, मन को हरने वाली, वो कहलाती है मनमोहक, है ना, मन को आकृष्ट करने वाली, इतनी मनोहारी है, इतनी मनमोहक है, इतनी दूर तक फैली, इतनी सुंदर है। कवि कह रहा है मैं उसे अपने अंदर तन में समाना चाहता हूँ, बसाना चाहता हूँ, लेकिन वो चाह कर भी क्या है, बसा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इतनी विस्तृत है, इतनी अधिक है कि उसके लिए मेरा जो क्या है, तन, शरीर, मन सब कुछ छोटा पड़ जा रहा है। मैं उसको नहीं समा पा रहा अपने अंदर। दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को कभी चाह कर भी अपने हृदय के अंदर, अपने शरीर में नहीं बसा पा रहा, नहीं समा पा रहा। अब कभी क्या कह रहा है आगे कि कहीं सांस लेते हो घर घर कर देते हो। कि कहीं सांस लेना, सांस लेना मीन्स क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कि उसका सांस लेना फागुन के महीने का, यानी पेड़ों की जो डालियां हैं वो किससे लग रही है, फूलों से और पत्तियों से। तो सुगंधित वातावरण, सारा सब तरफ क्या हो गया है, सुगंधित वातावरण, यानी सुगंधित हवा सब तरफ क्या है, बह रही है। तो कवि क्या कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो, यानी तुम्हारे पेड़ों का, पर किसका, पत्तों का और फूलों का निकलना, यानी तुम्हारा सांस का लेना। उससे क्या होता है कि जब हम भी सांस लेते हैं तो सुगंधित जो हवा है, जो वायु है, वो हमारे अंदर तक समा जाती है। अब आगे क्या है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर कहते हैं बाध्य, कि क्या है, तुम इसके लिए हमें उड़ने के लिए पर कर देते हो, बाध्य कर देते हो, विवश कर देते हो। हम भी ये सोच में पड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि फागुन का जो सौंदर्य दूर तक फैला हुआ है, विस्तृत है, और क्या है कि कवि की निगाह क्या है, दूर तक फैले सौंदर्य को नहीं देख पा रही, कभी उतना ही देख पा रहा है कि जहां तक उसकी निगाह जा रही है, दृष्टि जा रही है। और कभी चाहता है दूर तक फैले फागुन के अनंत, उस अतुल्य सौंदर्य को देखना चाहता है कभी, है ना। तो कभी कह रहा है कि उसके लिए तुम क्या कर देते हो, हमें बाध्य कर देते हो, विवश कर देते हो, कि काश हमारे भी पंख होते, हम उड़ सकते और दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देख पाते। क्यों? क्योंकि कभी उतना ही देख पा रहा है कि जहां तक उसकी निगाह जा रही है, दृष्टि जा रही है, और कभी चाहता है दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देखना। तो कभी क्या कह रहा है कि इसके लिए तो हमें बाध्य कर देते हो, विवश कर देते हो, कि काश हमारे भी पंख होते, पर होते, हम भी उड़ सकते और दूर तक फैले फागुन के सौंदर्य को देख पाते। अब आगे कभी क्या कह रहा है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है।
कि फागुन का सौंदर्य निगाह इतना अच्छा, इतना सुंदर, मैंने बताया ना कोई चीज ज्यादा सुंदर होती है बहुत अच्छी तो निगाह हमारी हटाने पर भी क्या है दृष्टि कि फिर से दोबारा चली जाती है, हट नहीं पाती। तो कवि की भी वही इस समय स्थिति है। कवि कह रहा है कि मैं दूर तक फैले फागुन के विस्तृत मनमोहक है ना लुभावना जो क्या है सुहावना जो मौसम उसकी तरफ से अपनी निगाह हटाना चाहता हूँ, पर निगाह चाहकर भी नहीं हटा पा रहा, अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटा पा रहा, फिर से चली जाती है मेरी दृष्टि उस सुंदरता को देखने के लिए, बार बार देखने के लिए। तो कवि कह रहा है कि मैं चाहकर भी अपनी निगाह उस पर से नहीं हटा पा रहा। अब कभी आगे क्या कह रहा है कि पेड़ों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि पेड़ों की डालियां हैं फागुन के महीने में सब तरफ क्या है पत्तों से लद गई हैं, कहीं पर तो वो कैसी दिखाई दे रही है हरी, तो कहीं कैसी दिखाई दे रही है लाल, क्योंकि पत्ते क्या है कि जो पुराने थोड़े से हो जाते हैं हरे और जब नए नए निकल आते हैं कपोल तो वो क्या होते हैं कैसे लाल दिखाई देते हैं। तो पेड़ों की डालियां कहीं कैसी दिखाई दे रही है हरी तो कहीं लाल। अब आगे कभी क्या कह रहा है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कि पेड़ों की डालियां पत्तों से तो लदी है साथ साथ किससे लद गई है फूलों से भी, सुगंध भी बह रही है ना। तो क्यों, क्योंकि जब फूलों का खिलना और हवा का चलना तो उससे क्या है कि जो वातावरण है सुगंधित हो जाना। तो कवि क्या कह रहा है कि पेड़ों की डालियां फूलों से लदी हैं है ना, और कवि को वो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति रूपी सुंदरी ने अपने गले में वन फूलों की माला को धारण कर रखा है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, क्योंकि प्रकृति को मानव के रूप में, प्रकृति को एक रूप दे दिया किसका सुंदरी का, है ना। तो प्रकृति को किस रूप में किया है सुंदरी के लिए के रूप में कर दिया है ना वर्णन। तो प्रकृति का क्या किया गया है मानवीकरण, जहाँ हम प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित करते हैं वहां होता है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो कवि को लग रहा है कि मानो प्रकृति रूपी सुंदरी ने अपने गले में वन फूलों की माला को धारण कर रखा है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि इतना दूर तक फैला हुआ है फागुन का, फिर वही आ जाएगा स्टार्टिंग वाला, इतना विस्तृत है, मनोहारी है, मादक है, मन को अच्छा लगने वाला है। बस इतने आपने शब्द कर लिए ना तो आप पूरा बढ़ाते चले जाओगे। कि कवि कह रहा है कि मैं उसको अपने चाहकर भी अंदर नहीं पाट पा रहा हूँ यानी समा पा रहा हूँ। तो ये हो गया इसका क्या हुआ अर्थ यानी व्याख्या। अब आगे जो है यानी भावार्थ है ना। अब आगे क्या है काव्य का सौंदर्य, लास्ट में क्या रहता है काव्य का यानी शिल्प सौंदर्य जिसे कहते हैं। काव्य की जो सुंदरता बढ़ाते हैं उसमें आते हैं रस आते हैं छंद आते हैं भाषा अलंकार। तो सबसे पहले इसमें भाषा, भाषा कौन सी है खड़ी बोली और इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो निराला जी इनके अंश रचनाओं में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग है। तो खड़ी बोली का प्रयोग भाषा कौन सी हो गई खड़ी बोली। संस्कृत के तत्सम शब्द भी इसमें आए हैं कविता में काफी जगह। अब उसके बाद क्या है कि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अलंकार कौन कौन से इसमें मानवीकरण और अनुप्रास, उसके अलावा क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो अलंकारों का क्या है सुंदर प्रयोग। उसके अलावा जो रस है वो कौन सा है श्रृंगार रस। श्रृंगार यानी सुंदरता का वर्णन और श्रृंगार रस को क्या माना जाता है रसों का राजा यानी रसराज इसमें कौन है श्रृंगार। तो रस कौन सा है श्रृंगार रस। गुण कौन सा है माधुर्य, क्योंकि सुंदरता का वर्णन है किसकी फागुन की। तो फागुन की क्योंकि सुंदरता का वर्णन है तो इसमें जो गुण है वो कौन सा है माधुर्य गुण। अब उसके अलावा क्या है शैली चित्रात्मक शैली यानी सामने चित्र उभर कर आ जाना उपस्थित हो जाना है ना, कि जिसे पढ़कर सुनकर चित्र उपस्थित हो जाए तो कैसा है सजीव वर्णन किया है ना, तो कौन सा हो गया चित्रात्मक शैली। उसके अलावा जो है इसमें कि प्रकृति यानी फागुन के महीने का आप ये भी कह सकते हो कि इसमें बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया गया है। तो ये हो गया इसका काव्य का सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य। क्लियर। अब आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पर। अब सबको और अधिक अच्छे से समझ में, क्योंकि कहीं भी किसी का कुछ छूटा रहा होगा पहले का है ना, कुछ यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो मुझे उम्मीद है विश्वास पूरा कि अब पूर्णतः यानी सबको समझ में आया होगा और अर्थ के यदि आ गया अच्छे से, क्योंकि उसी पर आधारित आपके क्वेश्चन आंसर। यदि चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन के आंसर भी आप अच्छे से देंगे परफेक्शन से देंगे। तो बस शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कि कवि की जो आंख है निगाह है दृष्टि है वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही।
क्यों इतना विस्तृत है, मनमोहक है, सुहावना है, मादक है, अच्छा है, लुभावना। कवि कह रहा है कि मैं चाह कर भी क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी आंख उस पर से हटाना चाहता हूँ लेकिन हटा नहीं पा रहा। इतना मनोहारी है, इतना मनमोहक है ना, मन को आकृष्ट करने वाला, इतना मादक है कि कभी चाह कर भी अपनी आंख को फागुन की सुंदरता से नहीं हटा पा रहा। तो कवि की आंख क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि फागुन का जो सुंदरता है कैसी है, मादक है, मनमोहक है, सुहावनी है, लुभावनी है, दूर तक फैली हुई है, विस्तृत है। कभी चाह कर भी उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा। अतुलनीय है, अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है, अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसका कंपैरिजन नहीं है, किसका, फागुन की सुंदरता से। तो कवि कह रहा है कि वो इतनी अतुलनीय है, इतनी कैसी अंतहीन, सुंदर, अनंत, दूर तक फैली। तो कवि कह रहा है मैं चाहकर भी उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा। इस कारण से कवि की जो आंख है फागुन की सुंदरता से नहीं हट पा रही। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड, कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। इसमें तो जो कविता का अर्थ एक तरह से पूरा आ जाएगा कि व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। दूर तक फैली हुई है, मादक है, मनोहारी है, मन को अच्छी लगने वाली है, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, अंदर तक समा जाती है, सुगंधित वायु क्या है, हमारे अंदर तक समा जाती है। पेड़ों की डालियां कैसी हैं, पत्तों से लदी हैं, कहीं हरी है तो कहीं लाल दिखाई दे रही है कवि को। फूलों से लदी डालियां, कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति रूपी सुंदरी ने अपने गले में क्या कर रखा है, वन फूलों की माला को धारण कर रखा है। और हमें आप उड़ने के लिए हम क्या हो जाते हैं, बाध्य विवश, मजबूर, कि दूर तक फैले उस सौंदर्य को देखें, जहां तक निगाह नहीं जा रही उसको भी देख सकें। तो उसके लिए क्या है, काश हमारे भी पंख होते, हम भी उड़ सकते। तो ये क्या है, सारी व्यापकता, यानी पेड़ों की डाली का है ना, क्या लग रहा, पत्तों से लदा होना, फूलों से लदा होना, सुगंधित हवा का बहना, ये सब क्या है, फागुन की क्या है, यानी प्रकृति की व्यापकता का वर्णन। व्यापक माने जो दूर तक फैली, व्यापक है ना, वो कहलाती है व्यापक। तो कवि कह रहा है, कवि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, दूर तक फैली जो प्रकृति सुंदरता, उसका वर्णन किन किन रूपों में किया है, कि सब तरफ क्या हो रही है, सुगंधित हवा बह रही है, सौंदर्य कैसा है, अतुलनीय है, अंतहीन है, मादक है, मनमोहक है, पेड़ों की जो डालियां हैं पत्तों से भी लदी हुई है, कहीं हरी दिखाई दे रही है, कहीं लाल दिखाई दे रही है, कहीं क्या है, डालियां किससे, फूलों से लदी है, जिससे सुगंधित हवा क्या है, सब तरफ फैली हुई है। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर तक वो सुगंधित वायु समा जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न है। जब मैंने आपको पाठ से संबंधित बताया था, उसमें बताया था कि पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, इससे पहली वाली क्लास में जब बताया था संदर्भ, उससे पहले जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी पाठ से संबंधित, वही इसमें आना है कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। इसमें मैंने बताया था कि फरवरी से मार्च तक का महीना जो कि हमारा होता है फागुन का महीना। अब ऐसा क्या है जो अन्य किसी ऋतु में नहीं होता। सबसे पहली बात क्या बताई थी मैंने आपको कि मौसम की दृष्टि से बहुत अच्छा, ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी। ना तो गर्मी से लोग बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं, त्राई त्राई होती है, और ना ही सर्दी से क्या है, ठिठुरते हैं लोग, है ना। तो ना तो अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड, यानी मौसम कैसा होता है, सुहावना। तो मौसम की दृष्टि से क्या हो गया, बहुत अच्छा। दूसरा क्या है कि हमारा देश क्या, कृषि प्रधान देश, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित। और जब किसान क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फागुन के महीने में हमारी अधिकांश फसल खेतों में पककर तैयार हो जाती है, और किसान जब खेतों में लहराती अपनी फसलों को देखता है, खुशी से झूमने लगता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, है ना, झूमने लगता है कौन, किसान। अब
आपने देखा होगा ना बेटा होली पर कि जब हमारी फसल पक जाती है हम क्या करते हैं, जौ की बालियां वगैरह अग्नि में भूनते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? जलाते हैं, फिर अग्नि में डालते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमारी है धर्म में है कि जब कुछ नया आता है ना, फसल पकी, तो उसको हम अपने इष्ट देव को देते हैं। तो किसको? अग्नि में, कि पहले फसल जौ की बाली वगैरह गेहूं की लाते हैं और क्या करते हैं, उसको भूनते हैं, अग्नि में फिर डालते हैं। उसका रीजन ही यही है ना। आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर जैसे कोई फल आया, कुछ नया कोई आई चीज, तो निकालते हैं, पंडित के भेजते हैं, करते हैं। तो ये हमारे धर्म में है कि कुछ नई चीज हो, कुछ हो, तो उसको क्या करना, निकालना। तो वैसे ही क्या है, क्योंकि फसल तैयार होती है, तो होली पर आपने देखा होगा ना कि सब करते तो हैं कि होली जलाते हैं, उसमें डालते हैं। उसका यही रीजन है, डालना। ठीक है ना, कि हम अपने इष्ट देवता को पहले क्या करते हैं, निकालते हैं, हिस्सा देते हैं। अब क्या है बेटा कि ये हो गया। अब क्या है, सब तरफ क्या है, सुगंधित वायु का बहना, हरियाली हरियाली, पेड़ों की डालियां पत्तों से लग जाती हैं, फूलों से लग जाती हैं। जब हवा बहती है तो क्या होती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसी में क्या होता है कि इसी महीने में बसंत ऋतु का आगमन, और बसंत को क्या माना गया है, ऋतुओं का राजा। भाई राजा कहा गया है तो कुछ ना कुछ अच्छाई है ना, अच्छाई क्या, बहुत अच्छाई, तभी तो हमको उसको क्या कहते हैं, ऋतुओं का राजा। तो बसंत ऋतु का आगमन, और जो क्या है, आम के पेड़, उस पर क्या है, आपने देखा होगा बॉल लग जाते हैं, बॉल मीन्स फूल, है ना। तो कोयल का क्या है, मधुर स्वर भी सुनाई देने लगता है। उसके अलावा रिमझिम बारिश होती है धीमी धीमी, तो जब बारिश होती है तो मेंढक का टटर का स्वर सुनाई देने लगता है। मिट्टी की भीनी भीनी जो सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। लोग खेतों में इकट्ठे होते हैं, फाग के गीत गाने लगते हैं, फागुन के मतलब फाग के गीत गाने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसी महीने में क्या होता है कि रंगों का जो त्योहार है और मेलजोल का, आपसी भाईचारे का जो त्योहार, होली भी इसी महीने में आती है। तो सब तरफ उल्लासित, है ना, और कैसा आनंदित वातावरण। और कवि का दृष्टिकोण कैसा है, समग्र व्यापक। प्राणी मात्र की चिंता, वो भी ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा है, उसको प्राणी मात्र की चिंता है। वो जब देख रहा है लोगों को क्या प्रसन्न, मैंने आपको बताया ना कि प्रकृति हमारे साथ हंसती है, प्रकृति हमारे साथ रोती है। कैसे? यदि हम प्रसन्न हैं तो आसपास का वातावरण भी हमें कैसा लगता है, प्रसन्नचित। सारे महीने हमारे क्या, हरियाली हरियाली, है ना। यदि हम क्या है, दुखी हैं, तो हमारे लिए सारे महीने क्या, पतझड़ के। तो हमारे अपने आसपास का भी जो वातावरण होता है वो कैसा लगता है, दुखी। और कभी प्रसन्न है, क्योंकि इससे पहले की कविता उत्साह में कभी क्या था, दुखी था। लोगों को क्या है, देख रहा था अन्याय अत्याचार को वो सहन कर रहे हैं, दुखी है, परेशान है। तो कभी भी क्या था, दुखी था, परेशान था। लेकिन यहाँ क्या है, कभी आनंदित है, प्रसन्नचित है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि जो जनता है यहाँ प्रसन्न है, आनंदित है, सब तरफ उल्लास का वातावरण, आनंद का वातावरण, है ना, जोश का वातावरण। तो कभी भी क्या है, उत्साहित है, उल्लासित है, प्रसन्न है लोगों को देखकर। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण कैसा है, समग्र व्यापक, प्राणी मात्र की चिंता। तो कभी जब देख रहा है आम जनता को प्रसन्नचित, तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रो रहा। किसकी? कवि की। किसकी? निराला जी की। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब क्या है कि जो अन्य ऋतु में नहीं होता। क्लियर है? तो दो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी, एक तो मौसम से संबंधित, दूसरा क्या है, फसल का पकना और किसानों का आनंदित होना, प्रसन्नचित होना, जो किसी अन्य में नहीं होता दूसरी ऋतु में। इसलिए जो फागुन का जो है महीना, वो अन्य ऋतुओं से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है। क्लियर? आगे क्या है कि अट नहीं रही है, कविता के आधार पर निराला जी के शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इसमें आप खुद से सोचिए आप कितना बता पा रहे हैं। यदि आप इसका आंसर खुद से दे पा रहे हैं तो समझिए आप जीनियस, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है कि क्या है क्वेश्चन। सब ध्यान से देखेंगे कि अट नहीं रही है, कविता के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं। क्या है इसमें, क्या लिखना है? जो काव्य का सौंदर्य मैंने आपको बताया था, शिल्प सौंदर्य। तो व्याख्या अर्थ के बाद क्या लिखा जाता है, शिल्प सौंदर्य काव्यकर। यानी निराला जी की क्या है, निराला जी का मतलब क्या है इसमें कि भाई उनकी कविता की अपनी क्या है, शिल्प का सौंदर्य, वो आपको बताना है। तो क्या होगा, भाषा, खड़ी बोली। भाषा कौन सी थी इसमें, खड़ी, मैंने बताया ना अधिकांश रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग है। तो भाषा खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उसके अलावा जो है श्रृंगार रस, क्योंकि आपको अट नहीं रही के आधार पर देना है ना, तो रस कौन सा है, श्रृंगार रस। माधुर्य क्या है, गुण है। उसके अलावा शैली कौन सी, चित्रात्मक शैली। अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, कौन कौन से, अनुप्रास,
मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उसके अलावा फागुन की सुंदरता का बड़ा ही सजीव और मनोहारी वर्णन किया गया है। तो ये है अट नहीं रही कविता के आधार पर निराला जी के शिल्प की विशेषताएं। निराला जी की ये विशेषताएं कि उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है, इसका किया है, इसका किया है, ये आपको बताना होगा। और आप लास्ट ये भी दे सकते हैं कि छायावादी गुण भी क्या होता है, परिलक्षित। इनकी रचना में क्या होता है, क्योंकि छायावादी मैंने बताया था ना, कवि थे शीर्ष स्तंभ में, एक ये भी थे। कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, और कौन थे, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे बताया था सूर्यकांत क्या है, इनका नाम, त्रिपाठी उपनाम यानी सरनेम, और निराला क्या है, उपाधि। तो ये क्या है, छायावादी गुण भी इसमें क्या होता है, परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है, या हम ये कह सकते हैं दृष्टिगोचर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि घर घर पर पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है। ये सब अलग अलग है, घर घर एक, पर एक, पाठ पाठ एक में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी जहां शब्दों का रिपीटेशन हो और अर्थ सेम हो तो वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यदि अर्थ में भिन्नता आ गई तो होगा वहां पर यमक अलंकार, क्योंकि पुनः प्लस उक्ति उससे बना है पुनरुक्ति। पुनः प्लस उक्ति, विसर्ग का क्या हो गया, रा, तो उससे बना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना, कथन, तो वो कहलाता है पुनरुक्ति। यानी शब्द का रिपीटेशन और अर्थ भी क्या रहे, सेम रहे, एक साथ। जैसे क्या है इसमें घर घर एक ही मतलब, पर एक ही, पाठ पाठ एक ही अर्थ है, तो क्या होगा दोनों का, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इन तीनों में कौन सा होगा, आंसर इसका क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। किस ऋतु का, इसी में कहा आता है कौन सी ऋतु का आगमन, बसंत ऋतु का। तो कौन सी ऋतु का वर्णन है इसमें कि अट नहीं रही कविता में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का, किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु के। क्योंकि बसंत क्या है, ऋतुओं का राजा है ना, तो इसलिए ये क्या है महीना, अपने में अलग ऋतु है ना, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। सब तरफ हरियाली, सुगंधित वातावरण, सब तरफ उल्लास ही उल्लास, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है ना, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती। तो इसलिए इसको कहा गया है ऋतुओं का राजा यानी बसंत। तो किसका वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु का। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, किसकी जगह क्या हो जाएगा, बसंत। केवल किसकी जगह क्या होगा, बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आगे हमारा क्या है, फागुन में वन उपवन की शोभा कैसी हो जाती है। फागुन में वन और उपवन की शोभा कैसी हो जाती है, फागुन में सब तरफ हरियाली, पेड़ों की डालियां क्या है, पत्तों से भी लग जाती हैं, फूलों से भी लग जाती हैं, है ना, कहीं हरी दिखाई देती है, कहीं लाल, रंग बिरंगे फूल है, कहीं लाल नीले पीले, है ना, हवा का चलना, सुगंधित वातावरण हो जाना, मिट्टी की सुगंध सब तरफ दिखाई सुनाई, मतलब मिट्टी की सुगंध फैल जाती है सब तरफ, है ना। तो वन उपवन की शोभा कैसी हो जाती है, बहुत अधिक अच्छी, सुंदर, मनमोहक, है ना, मादक। तो कैसी हो जाती है, फागुन में वन उपवन की शोभा मादक हो जाती है, मनमोहक हो जाती है, सुंदर, लुभावनी, है ना, अतुलनीय शोभा जिसका तुलना ना किया जा सके, हरियाली हरियाली सब तरफ, पत्ते दिखाई देना, फूल दिखाई देना, सुगंधित वातावरण का, है ना, होना, यानी सुगंधित हवा का बहना। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसकी आभा का वर्णन किया है। किसकी आभा का वर्णन किया है, फागुन की, क्योंकि इसमें वर्णन किसका किया गया है, फागुन, कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है, फागुन का वर्णन किया गया है, फागुन के महीने का वर्णन किया गया है। तो किसकी आभा का वर्णन किया गया है, आभा कहते हैं सुंदरता, सौंदर्य, है ना, किसकी आभा का, किसकी सुंदरता का, किसके सौंदर्य का, फागुन के सौंदर्य का, फागुन की आभा का वर्णन किया गया है। तो ये है क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण, एग्जाम से रिलेटेड भी है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते भी हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से बेटा समझ में आया भी होगा, है ना, कि जो चैप्टर है वो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आया भी होगा। और इससे पहले का था उत्साह, जो कि क्या था, B10 उत्साह का भाव संचार करना चाहा था कवि ने,
अब जो ये वाला था अट नहीं रही, यानी दो पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, जो आपका चैप्टर है। पहले में है आपका उत्साह और दूसरे में क्या है आपका अट नहीं रही। तो आप लोगों को बेटा क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे अच्छे से, और अभ्यास करिए, वीडियो को देखिए कंटिन्यूस थोड़ा सा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत होती है, वैसे मेरी समझ से, क्योंकि यदि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा तो कहीं समस्या आनी ही नहीं है। यदि कहीं पर भी कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कहीं भी आपने जरा सी भी क्या करी अपनी सावधानी हटाई तो बस दुर्घटना घटी। फिर समझने में थोड़ा सा क्या है, फिर कंफ्यूजन होने लगता है, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इसलिए बिल्कुल एकाग्र मन से बेटा पढ़ाई करना, क्योंकि कहा भी गया है कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। और अभ्यास करना बेटा, कि जितना आप अभ्यास करेंगे ना, करत करत अभ्यास किए जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर होत निशान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही परफेक्शन आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वही परफेक्शन बेटा हमें चाहिए कि आप क्या करो 100% रिजल्ट दें, है ना। हमारी चाह, और आप लोग भी बेटा चाहते होंगे कि 100% है, तो 100% यदि आपको देना है तो उसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करना होगा, प्रयत्न करना ही होगा। तो ध्यान से, यदि कहीं कंफ्यूजन रह भी जाता है तो आपको क्या बेटा, यही आपके नोट्स है जो मैंने आपको, हाँ एक महत्वपूर्ण बात बेटा, क्योंकि बच्चों को क्या होता है बेटा लिखा हुआ, यदि आप बेटा लिखा हुए नोट्स वगैरह लेंगे उनसे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। चार लोगों के बीच में बेटा आप बैठते हैं लिखते हैं, कुछ नहीं है। यदि आप इसको देखेंगे ढंग से वीडियो को दोबारा तिबारा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है आपका परफेक्शन, आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप खुद से लिख पाएंगे। और वही चाहिए बेटा कि आप समझें और खुद से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। और भाषा का मतलब ये नहीं है अपने की देहाती शब्द वगैरह जो मन में आ रहे हैं, साहित्यिक शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अच्छे हों। अब जैसे आप सुन रहे हो मेरी, आप उसको सुनो एक बार दोबारा, और उसको फिर क्या करो अपने आप लिखने की, यानी स्वयं लिखने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि उसमें क्या कर सको, आप ज्यादा से ज्यादा साहित्यिक वर्ण ले सको, उसको अच्छे लिखने की। क्योंकि एक दो में आपको दिक्कत आएगी जरूर, लेकिन उसके बाद आप में परफेक्शन भी आ जाएगा, आप खुद से लिख पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही आपके हैं भाई, चैप्टर के बीच में से भी दिए जाते हैं, मोरल वैल्यू बेस्ड भी होते हैं। तो यदि आपका परफेक्शन है, आप में कमांड है, आपको चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है, तो कहीं से भी कुछ आ जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो आप अच्छे से कर सकेंगे। तो बेटा इसी के साथ बेटा क्लास बेटा आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर।